नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। बिल्किस बानो मामले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय, रिहा आरोपियों को फिर जाना होगा जेल। वाइब्रेंट समिट के लिए सजी गुजरात की राजधानी गांधीनगर, पीएम मोदी 10 जनवरी को करेंगे उद्घाटन। अरविंद केजरीवाल ने चैतर वसावा से जेल में की मुलाकात, बनाएंगे भरूच लोकसभा उम्मीदवार। गुजरात में 2002 के दंगों की पीड़ित बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ने के गुजरात सरकार के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को रद्द कर दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। वह दोषियों को कैसे माफ कर सकती है? सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है तो इसका पूरा अधिकार वहां की राज्य सरकार को है, क्योंकि जिस राज्य में किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, उसी को दोषियों की माफी याचिका पर फैसला लेने का अधिकार है। दरअसल बिल्किस बानो ने गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ 30 नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल कर दी थी। पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत वापस जेल भेजने की मांग की गई थी। वहीं दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए गए आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। बिल्किस ने कहा कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था, फिर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है। बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट से दोनों याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। इस केस के सभी 11 दोषी 15 अगस्त 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रिहा कर दिए गए थे। कल से 10th ग्लोबल वाइब्रेंट समिट 2024 की राजधानी गांधीनगर में शुरुआत हो रही है, जिसकी तैयारियां पूरी जोरों पर है। 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में आयोजित होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जीवंत शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वाइब्रेंट समिट का उद्घाटन करने से पहले प्रधानमंत्री 9 जनवरी को ग्लोबल ट्रेड शो में हिस्सा लेंगे। 10 जनवरी को पीएम गांधीनगर के महात्मा मंदिर से समिट का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए गांधीनगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जिसका नजारा देखने लायक है। 10 जनवरी से 12 जनवरी 2024 तक गांधीनगर में प्रस्तावित वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस समिट में कुल 32 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, जिसके तहत 4 देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी मौजूद रहेंगे। यूएई, चेक रिपब्लिक, मोजाम्बिक, तिमोर लेस्ट के प्रमुख गुजरात आएंगे, जबकि 18 साझेदार देशों के राज्यपाल और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। वाइब्रेंट समिट के चलते अहमदाबाद में ट्रैफिक की भी विशेष व्यवस्था की गई है, जिस पर ट्रैफिक डीसीपी सफीन हसन ने पत्रकार परिषद में जानकारी दी। અમદાવાદની અંદર વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સમિટ અનુસંધાને અલગ અલગ દેશના જે હેડ ઓફ ધ સ્ટેટ્સ આ સાથે સાથે બિઝનેસ ડેલિગેશન્સ ને વીવીઆઈપી ગેસ્ટનું આવાગમન રહેવાનું છે। સાથે સાથે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી પણ આ કાર્યક્રમની અંદર ઉપસ્થિત રહેવાના છે। તેને ધ્યાને રાખતા અમદાવાદ ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા ટ્રાફિક વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે અંગે આગોતરું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। પરંતુ અમદાવાદની તમામ જનતાને વિનંતી છે કે જે લોકો પણ એરપોર્ટ સર્કલની આસપાસ એટલે કે ઇન્દિરા બ્રિજથી એરપોર્ટ સર્કલથી ડફનાળા અને વૈષ્ણોદેવીથી એસજી હાઈવે પર મૂવમેન્ટ કરવાના છે। તમામને વિનંતી છે કે બીકોઝ ઓફ ધીસ આ વીવીઆઈપી મૂવમેન્ટના કારણે આ વિસ્તારની અંદર ટ્રાફિક જે છે ધીમું ચાલશે। એટલે જે લોકોને પણ એ પ્લાનિંગ હોય એ પ્રમાણે પોતાના સમયનું આગોતરું આયોજન કરીને આ વિસ્તારમાં નીકળવા માટે વિનંતી છે। સાથે સાથે જે લોકો એરપોર્ટ દ્વારા પ્રવાસ કરવાના હોય એ લોકોને પણ વિનંતી છે કે પોતાનું જે સમય છે એનાથી 2 કલાક આગળ ચાલી અને આ એરપોર્ટ તરફ જો આવવાનો રસ્તો પસંદ કરવામાં આવશે તો સમયસર એરપોર્ટ પર પહોંચી શકાશે। જે લોકો પણ આ રસ્તાઓ પરથી મૂવમેન્ટ ડેલી કરે છે એ લોકોને વિનંતી છે કે ગાંધીનગર જવા આવવા માટે પૂર્વ અમદાવાદના લોકો નાના ચિલોડા સર્કલનો જે રૂટ છે નરોડા થઈને મેમકો થઈને એ રૂટનો ઉપયોગ કરે અને જે લોકો વૈષ્ણોદેવીથી આવાગમન કરી રહ્યા છે એ લોકોને વિનંતી છે કે જુંડાલ અને તપોવન સર્કલથી ગાંધીનગર તરફ પોતાનું ડેલી રૂટીન જે છે એ રાખે।
આ સાથે સાથે આવતીકાલે અમદાવાદની અંદર માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી અને માનનીય પ્રેસિડેન્ટ ઓફ યુએઈ નો જોઈન્ટ રોડ શો પણ એરપોર્ટ સર્કલથી ઇન્દિરા બ્રિજ સર્કલની વચ્ચે જવા થઈ રહ્યો છે, જેનો પબ્લિકનો આવવાનો સમય જે છે 3 વાગ્યાનો છે. એટલે જે પણ લોકો આ રસ્તાથી નીકળવાના હોય એમને વિનંતી છે કે 3 વાગ્યા પહેલા આ રસ્તા પરથી પસાર થઈ જાય. અમદાવાદ પોલીસ આ રસ્તા બંધ નથી કરવાની, પરંતુ વીવીઆઈપી મુવમેન્ટને ધ્યાનમાં રાખી અને આ રસ્તાનો ટ્રાફિક જે છે એ થોડા સમય માટે રોકવામાં આવશે. એટલે જે લોકો પણ એરપોર્ટ જવા આવવા માંગતા હોય એ વહેલા આવી જાય. બાય ચાન્સ જો આપ કોઈ જગ્યાએ અટક્યા છો અને આપની એરપોર્ટની કોઈ વિઝિટ છે અથવા કોઈ મેડિકલ ઇમરજન્સી છે, તો જ્યાંથી પણ રોડ ક્લોઝ કરવામાં આવ્યા છે ત્યાં ઉપસ્થિત પોલીસ જવાન, જે ટ્રાફિક પોલીસના જવાન છે, એમનો સંપર્ક કરીને આપ પોતાની વાત રાખશો તો ચોક્કસથી ટ્રાફિક પોલીસ જે છે પોતાનાથી બનતો પ્રયત્ન કરશે. જે લોકો પણ નરોડા સાઈડથી એરપોર્ટ સર્કલ આવવા માંગી રહ્યા છે એ લોકોને વિનંતી છે કે નરોડાથી ભદ્રેશ્વર આવી અને સરદારનગર વાળો જે રોડ છે ત્યાંથી ક્રિસ્ટીન કટથી બહાર નીકળીને આપ એરપોર્ટ તરફ પોતાનું જે આવાગમન છે એ ચાલુ રાખી શકશો. અમદાવાદની સમગ્ર જનતાને અમદાવાદ ટ્રાફિક પોલીસ તરફથી વિનંતી છે કે આ જે વીવીઆઈપી સમિટ છે એની અંદર અમદાવાદની અંદર ઘણા બધા જ ફોરેન ડેલિગેશન્સ પણ આવી રહ્યા છે. આ બાબતની વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે એ માટે આ જે રૂટ્સ, ખાસ કરીને એસજી હાઈવે અને ઇન્દિરા બ્રિજથી એરપોર્ટ સર્કલથી રફનાળાવાળો જે રૂટ છે એનો ઉપયોગ જે છે એ બની શકે તો આપણે આ 4 દિવસ માટે ટાળીએ અને જે ઓલ્ટરનેટ રસ્તા અત્રેથી બ્રીફ કરવામાં આવ્યા છે એ રસ્તાઓનો ઉપયોગ કરીએ. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा से मुलाकात की. गुजरात के नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा के आदिवासी इलाके के विधायक चैतर वसावा के खिलाफ वन विभाग के कर्मचारियों से मारपीट और एक राउंड हवा में गोली छोड़ने मामले 3 नवंबर को डेडियापाड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था. इस मामले चैतर वसावा के वकील द्वारा नर्मदा जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी भी की गई थी, लेकिन इस जमानत अर्जी को नर्मदा जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया था. फिलहाल चैतर वसावा और उनकी पत्नी जेल में बंद है. ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने जेल में बंद चैतर वसावा से मुलाकात की. दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री के जेल पहुंचने की खबर के साथ ही चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया गया. नर्मदा पुलिस द्वारा जेल की बाहर डीवाईएसपी, पीआई समेत 100 पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया. આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય અને આદિવાસી સમાજના યુવા નેતા ચૈતરભાઈ વસાવાને ખોટી રીતે એફઆઈઆરો કરી અને એમને અને એમના ધર્મપત્ની શકુંતલાબેનને જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા છે. ત્યારે આજે પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન સાહેબ અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ સાહેબે એમની જેલમાં મુલાકાત લીધી છે. જેલમાં એમના ખબર અંતર જાણ્યા છે સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત. તેઓ એકદમ તંદુરસ્ત છે અને જેલમાં પણ તેઓનો જુસ્સો, તેમની જે લડવાની હજી જે આક્રમકતા છે એ એમ જ બરકરાર છે. આ સિવાય ચૂંટણી લડવા સંબંધિત જે બાબત છે એમાં ચૈતરભાઈ વસાવા ક્લિયર છે, આમ આદમી પાર્ટી પણ ક્લિયર છે. અને ગઈકાલે અરવિંદ કેજરીવાલજીએ મંચ ઉપરથી કીધું છે કે ચૈતરભાઈ વસાવા ભરૂચ લોકસભાના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડવાના છે અને આ વિસ્તારની જનતા એમને સાંસદ બનાવવાની છે, જે સ્પષ્ટ થઈ ચૂક્યું છે. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजपीपला की जीतनगर जेल में बंद विधायक चैतर वसावा से करीब 20 मिनट बातचीत कर लोकसभा चुनाव की रणनीति तय की. इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता और चैतर वसावा के एडवोकेट गोपाल इटालिया भी जीतनगर जेल पहुंचे. इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर भरूच में चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही किया गया है. ऐसे में भरूच बैठक अगर आम आदमी पार्टी को दी जाती है तो चैतर वसावा यहां से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे. लेकिन अगर भरूच बैठक आम आदमी पार्टी के हिस्से नहीं आती है तो यहां कौन चुनाव लड़ेगा, उस पर भी सवाल सामने आए हैं. इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए चैतर वसावा को समर्थन दिया. गुजरात की बीजेपी सरकार ने एक बिल्कुल फर्जी और झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया है. इससे पूरे गुजरात के आदिवासी समाज में बहुत रोष है. केवल उनको गिरफ्तार नहीं किया, उनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी शकुंतलाबेन को भी गिरफ्तार किया. ये तो हद हो गई. ये तो एक तरह से शकुंतलाबेन तो आदिवासी समाज की बहू है, उनके घर की बहू है. उनके घर के बहू को भी बीजेपी ने नहीं छोड़ा. तो पूरा आदिवासी समाज रोष में है. कल हम लोगों ने रैली भी की थी जिसमें
हजारों लाखों की संख्या में लोग आए थे, उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। अभी हम उनसे मिलके आ रहे हैं, चैतर वसावा जी से, शकुंतला बहन से भी मिले हम लोग। दोनों ठीक हैं, स्वस्थ हैं, हौसले बुलंद हैं, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और अंत पंत में बीजेपी को गुजरात से उखाड़ के फेंकना है और जनता उखाड़ के फेंकेगी। हम लोग तो बहुत छोटे, जनता इनको उखाड़ के, अब इनकी हद हो गई है, सर से पानी उतर गया है इनके अत्याचार का, इनकी तानाशाही का, जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं। चैतर वसावा का कसूर क्या था? चैतर वसावा जनता के लिए लड़ते हैं। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जनता पे झूठी एफआईआर करते हैं तो चैतर वसावा उनके लिए लड़ते हैं। जब उनकी किसानों की ज़मीनें छीन ली जाती है तो चैतर वसावा उनके लिए लड़ते हैं। चैतर वसावा उनके स्कूल और अस्पताल के लिए लड़ते हैं। तो जनता के मुद्दे उठा रहे थे, जिसकी वजह से उनको जेल में डाला गया। कल हमने ऐलान किया है कि चैतर वसावा भरूच सीट से लोकसभा के लिए लड़ेंगे और अगर वो बाहर आते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिले। उनकी वाइफ की बेल 20 जनवरी को लगी है और उनको भी जल्दी बेल मिले। अगर नहीं भी आते तो पार्टी लड़ेगी उनके नाम पे और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता उनको जिता। कोई लोकप्रिय होता है जनता में, उसको उठा के जेल में फेंक देते हैं। किसी के घर ईडी आती है, किसी की सीबीआई की जांच आती है, फर्जी केस बना के ये जेल में फेंक रहे हैं। तो ये डिक्टेटरशिप है, ज़्यादा देर नहीं चलेगी तानाशाही। और चैतर वसावा हमारे बहुत बड़े नेता हैं और जिन्होंने लोगों की लड़ाई लड़ी और उनके घर में उनकी धर्मपत्नी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया। तो कल की जो रैली थी उसमें जो लोगों में गुस्सा, आक्रोश नजर आ रहा था, वो यही इस बात का संकेत है कि आदिवासी समाज अपना अपमान समझ रहा है इस बात को कि हमारी बहू बेटियों को भी आप अंदर कर रहे हो। तो जरूर जो आदिवासी समाज है वो चैतर वसावा के लिए खड़ेगा, चैतर वसावा के लिए लड़ेगा और जिसके लिए लोग लड़ने लगे उसको कोई नहीं हरा सकता। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा कलाकारों के लिए सालों की डिमांड के बाद आर्ट गैलरी बनाई जा रही है, लेकिन उस आर्ट गैलरी की डिजाइन किसी को भी अचंभित कर दे ऐसी है। गुजरात की कला नगरी वडोदरा, जहां महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के समय से कलाकारों को एक पहचान मिलती आई है, प्लेटफॉर्म मिलता आया है। वडोदरा के कलाकार पिछले कई सालों से उन्हें प्लेटफॉर्म देने के लिए वडोदरा महानगर पालिका से कहीं ना कहीं लड़ रहे थे और आखिरकार एक लंबी लड़ाई के बाद वडोदरा के कलाकारों को बदामड़ी बाग पर एक आर्ट गैलरी नसीब हुई है, जो फिलहाल निर्माणाधीन है। लेकिन इस आर्ट गैलरी की डिज़ाइन को लेकर अब वडोदरा के ही कलाकार कहीं ना कहीं असहमत है। उनका कहना है कि आर्ट गैलरी में कभी भी खिड़कियों की ज़रूरत नहीं है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, जहां आर्ट गैलरी का निर्माण हो रहा है वहां इस तरह के बड़े बड़े विंडोज़ बनाए जा रहे हैं और आर्ट गैलरी में खिड़कियां कभी भी नहीं होती है। मैं वहीं खड़ी हूं जहां वडोदरा के आर्टिस्ट के लिए आर्ट गैलरी बनाई जा रही है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा 7 करोड़ की लागत से बहुत लंबी लड़ाई, आर्टिस्ट की बहुत लंबी लड़ाई के बाद इस गैलरी का निर्माण हो रहा है। आखिरकार उन्हें एक जगह मिली है जहां वो अपनी कला को प्रदर्शित कर सके। लेकिन आर्ट गैलरी की डिज़ाइन कुछ ऐसी है कि वहाँ कहीं ना कहीं प्रदर्शनी लगाने में भी दिक्कतें आ सकती है। आर्ट गैलरी की जो वॉल होती है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, वहाँ बीच में विंडोज़ नहीं होने चाहिए, ताकि एक ही दीवार पर सारे आर्ट वर्क की प्रस्तुति की जा सके। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं बड़ी बड़ी विंडोज़ बना दी गई है और ऐसे में प्रदर्शनी लगाने में आर्टिस्टों को दिक्कत आ सकती है। हाल ही में मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी थी जिसमें इस आर्ट गैलरी की डिज़ाइन पर वडोदरा के आर्टिस्ट ने खुद सवाल उठाए थे और वडोदरा के
सारे आर्टिस्ट ने कहीं ना कहीं इस गैलरी की डिज़ाइन पर अपनी अपनी आपत्ति जताई है। ऐसे में वडोदरा शहर के कुछ आर्टिस्ट को इस आर्ट गैलरी लेकर हम पहुंचे हैं और मेरे साथ है वडोदरा के ही एक आर्टिस्ट मनीष व्यास। मनीष भाई से जानेंगे कि आखिरकार उनकी समस्या क्या है। मनीष भाई, आर्ट गैलरी की डिज़ाइन को लेकर आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, क्या दिक्कत है आपकी? 4 दिन पहले मेरी एक पोस्ट है सोशल मीडिया पे। ये गैलरी की फाइट 2016 से चल रही थी। लास्ट प्रशासन में जो भी मेयर और स्टैंडिंग है उन्होंने ये पास करके हमको एक चालू किया हुआ है काम, मगर वो जो काम चालू किया है ना उसमें भी बहुत बड़ी सारी दिक्कत है कि उन्होंने काम ऑर्डर कर दिया है, मगर जो आर्किटेक्ट है, डिज़ाइनर है और जो उनके बड़े बड़े साहब है एसी हॉल में बैठने वाले, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है कि आर्ट गैलरी कैसी होती है। तो हमने उनको बोला कि ये आर्ट गैलरी में क्या विंडो होती है कहीं पे भी? आप पूरी वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में छोड़ो, वर्ल्ड में कहीं पे दिखा दो कि आर्ट गैलरी में विंडो हो। तो बोलते हम पढ़े हुए हैं, हमको सब कुछ मालूम है, आप हमको मत सिखाओ। उनका ये अभी जवाब है। 4 दिन हुआ है, हमको कोई अभी तक मैसेज नहीं मिला है कि ये चेंज, अगर ये चेंज नहीं होगा तो इस बार ये उग्र आंदोलन की ओर जा रहा है कंफर्म। वडोदरा के आर्टिस्ट पहले आर्ट गैलरी के लिए लड़ रहे थे, बार बार आवाज़ उठा रहे थे, बार बार आवेदन दिए गए, बार बार इस पर वडोदरा महानगर पालिका का ध्यानाकर्षण कराया गया, लेकिन बहुत वक्त बाद मिली हुई गैलरी की डिज़ाइन भी ठीक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो गैलरी की डिज़ाइन है वो आर्टिस्ट को अपने आर्ट को प्रदर्शित करने में कैसे दिक्कत पैदा कर सकती है? देर आए दुरुस्त आए, फाइनली गैलरी तो बन चुकी है, वो खुशी की बात है। लेकिन दुख की बात ये है कि गैलरी की डिज़ाइन गैलरी जैसी नहीं है, मतलब विंडो नहीं होती है, दूसरे भी पिलर नहीं होते, मतलब बहुत सी है। लेकिन बेसिक जो हमारी जो ज़रूरत है वो अगर पूरी होती है तो ये खुशी की बात है। और बस टेक्निकली तो सब पता है कि ये गैलरी का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उस हिसाब से बने तो हमें अच्छा लगेगा। एक और आर्टिस्ट पुलकित दवे हमारे साथ है। पुलकित भाई, आप क्या कहेंगे, विंडोज़ अगर होती हैं तो क्या दिक्कतें आएगी एक कलाकार को? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि विंडो होती है तो जो भी वर्क एग्जिबिट हो रहा है उसको बहुत डिस्टर्बेंस होगा। पहली चीज़ तो कोई भी आर्ट गैलरी में विंडोज़ होती ही नहीं है, एक कंटिन्यूटी होती है जो जहाँ पे पेंटिंग्स एंड फोटोग्राफी एग्जिबिट हो रहा है वर्क, तो उसमें बहुत तकलीफ़ आती है आर्टिस्ट को भी और व्यूअर्स को भी। और उससे कारण क्या होता है कि जो लाइटिंग जब जगह पे हॉल पे आ रही है उससे डिस्टर्बेंस ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, तो ये बहुत समस्या कलाकारों को फेस करनी पड़ती है उस टाइम पे। शायद वडोदरा महानगर पालिका के पढ़े लिखे आर्किटेक्टों ने सोचा होगा कि हमें नेचुरल लाइट हम आर्टिस्ट को प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जब भी कोई आर्ट वर्क प्रदर्शित करना होता है लाइट नेचुरल नहीं होनी चाहिए। लाइट जो है वो कहीं ना कहीं जैसी चाहिए वैसी सेट की जाती है, और ऐसे में इतनी सारी अगर बाहर से लाइट मिलती है तो कहीं ना कहीं आर्ट वर्क की खूबसूरती पर सीधा असर पड़ सकता है। जब भी कोई निर्माण करना होता है, गुजरात सरकार ने GTCR के नियम बनाए हैं और आर्ट गैलरी के लिए भी कुछ खास नियम बने हुए हैं, लेकिन यहाँ आर्ट गैलरी बनाने में कहीं ना कहीं नियमों का पालन नहीं हुआ है। किस तरह के नियम आर्ट गैलरी बनाने में होने चाहिए? बेसिकली जैसे बिल्डर्स एसोसिएशन एंड आर्किटेक्ट एसोसिएशन में GDCR नियम का जो उल्लेख किया गया है, वैसे ही आर्ट गैलरी एंड म्यूज़ियम में भी एक परिपत्र निकला था कि उसको कैसे बिल्डअप करना। ये जितने भी तज्ञ है जो अपने TDO डिपार्टमेंट में से या सिविल इंजीनियर है, उन्होंने कोई भी सीनियर आर्टिस्ट को पूछ के ये चीज़ का फैसला लिया नहीं। इन लोग के इनडिसीजन के और प्लानिंग के अभाव के कारण आज ये प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ सीनियर कलाकारों को पूछा हो कि आर्ट गैलरी कैसी होनी चाहिए, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, पुणे जैसी आर्ट गैलरी में विज़िट करके उसके प्लान्स को देख के ये चीज़ को अपनाया हो, उसको अमल में रखा हो, तो आज वडोदरा स्वामी विवेकानंद आर्ट गैलरी का एक पूरा एक चेंज डिफरेंट दिखता। पर बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है यहाँ से कि भाई बड़े हुए अनपढ़ है ये कॉरपोरेशन वाले। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन एंड मेयर को उस टाइम पे 128 पाना का मैंने ऑर्डर दिया था और हमारी आर्टिस्ट लोग के साथ मीटिंग हुई थी कि कैसे प्लान करना है। हितेंद्र भाई पटेल एंड केवू रोकड़िया ने हमको बांयधरी दी थी कि आपके मुताबिक ही हम लोग आर्ट गैलरी बनाएंगे और एक नया शेप देंगे, मगर इन लोग ने कला नगरी के साथ, कलाकारों के साथ विश्वासघात किया है, उसका हम लोग को खूब दुख है।
वडोदरा महानगर पालिका पर हमेशा ही ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि कभी भी एक्सपर्ट की सलाह नहीं ली जाती है। जब वडोदरा शहर में अलग अलग निर्माण हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी बन रही है, तब यहाँ के अधिकारियों को लाखों रुपए खर्च कर अलग अलग शहर में भेजा जाता है और स्टडी करवाया जाता है कि आखिरकार निर्माण कैसा होना चाहिए। लेकिन इस आर्ट गैलरी को लेकर कोई स्टडी नहीं हुआ है, ये साफ साफ है। कलाकार खुद कह रहे हैं कि 128 पेज का जब लेटर दिया है कि डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, और उसके बावजूद वडोदरा महानगर पालिका ने इस कदर ऐसी गैलरी बना दी है जो शायद किसी आर्टिस्ट के काम आ ही नहीं सकती है। हमेशा ही फिजूल खर्ची के लिए वडोदरा कॉर्पोरेशन बहुत ज़्यादा पहचाना जाता है और 7 करोड़ की फिर एक बार फिजूल खर्ची यहाँ हो सकती है अगर इस डिज़ाइन को बदला नहीं गया। मनीष भाई, आगे क्या स्टैंड रहेगा आप लोगों का? क्या करना चाहते हैं? किस तरह का बदलाव चाहते हैं इस डिज़ाइन में? हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, पर बेसिक बदलाव है। जैसे कि आप कोई भी गैलरी ले लो, हमने बहुत सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं इन लोगों को। इवन तो हम लोगों ने हार्ड कॉपी में प्रिंट आर्टस इंडिया की सारी गैलरी के उनको पिक्चर्स दिए हुए हैं। जैसे कि कभी भी आर्ट गैलरी में ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यूटी आपको मिलनी चाहिए, पिलर्स बीच में नहीं होना चाहिए, उसकी हाइट मिनिमम 14 फुट से ऊपर। जैसे कि उन्होंने हमारे उस नॉर्म में से एक लिया कि भाई 8 फुट की जगह ये 14 फुट आपको दिखेगा, वो 14 फुट का हाइट रखा हुआ है। तो क्या उस आर्किटेक्ट मैडम को नहीं पता था कि कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए दीवार में? ये विंडो किस चीज़ के लिए रखी है, हमको वही नहीं मालूम पड़ा। ये तो अच्छा है कि बड़ौदा के ये आर्टिस्ट जागरूक है। हर 15-20 दिन में हम लोग यहाँ पे एक विज़िट करते थे, इसीलिए हमको ये मालूम पड़ा है। बाकी जो हम लोग भी सोए हुए होते तो ये तो अंधेर नगरी डगरू राजा जैसा हाल है कि कोई ऑर्डर करता है, कोई ऑर्डर पास करता है और आर्किटेक्ट अपने आप जो मन चाहिए वो डिज़ाइन बना देता है। ये पैसा बड़ौदा का है, प्रजा का है। आर्टिस्ट भी यहाँ पे अपना आर्ट अच्छा दिखाए, वो उनको थोड़ा मगज में रहना चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि बड़ौदा के आर्टिस्ट भी बाहर के, हम तो ऐसा सोचते हैं कि आर्टिस्ट की गैलरी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बाहर के आर्टिस्ट यहाँ बड़ौदा आए, कला नगरी में आए। यहाँ तो ऐसी बन रही है कि बड़ौदा का आर्टिस्ट यहाँ एग्जीबिशन नहीं करेगा अपना। आपने इस मुद्दे कि हमें खिड़कियाँ नहीं चाहिए, क्या वडोदरा कॉर्पोरेशन का कोई ध्यान आकर्षण कराया? उनकी तरफ से कोई जवाब मिला है? हम लोगों ने लास्ट 15 दिन से कंटिन्यूस 3 बार मीटिंग की हुई है। इवन दो आर्किटेक्ट मैम यहाँ पर आके गए थे, मगर शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छी की थी। बाद में तो उन्होंने जो जवाब दिए तो हमको वहाँ पे शॉकिंग था कि आप कहाँ से आए हो, आप हमको कैसे समझाते हो, जबकि उनको ही नहीं मालूम है कि 2014 से ये पूरी टीम फाइट कर रही है। तो हमको तो पूरे नॉर्म्स और ये सब कुछ मालूम है। आपने शायद कहीं पे नहीं पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा होता तो बड़ौदा कला नगरी तरीके जग विख्यात है। आप बड़ौदा में किसी भी कलाकार को मिलते और पूछते ना तो वो अपने आप बता देता कि मैम ऐसे नहीं, ऐसे डिज़ाइन होती है। तो अभी तक कोई जवाब, आज 4 दिन के ऊपर हो चुका है, मगर सिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट में से हमको कोई जवाब नहीं आया है। ये नक्की है, कलाकारों ने नक्की किया है, गैलरी यहीं पर रहेगी, यहीं पर बनेगी और डिज़ाइन चेंज नहीं होगी तो ये काम यहाँ पे हम स्टॉप करवाएंगे, वो कंफर्म है। लाखों करोड़ों रुपए से शुरू किए गए विकास कार्य बनने से पहले ही सवालों के घेरे में आ जाते हैं और ये पता नहीं क्यों वडोदरा महानगर पालिका के साथ ही क्यों होता है। कलाकारों की लंबी लड़ाई वीएनएम के जरिए आप तक पहुंची है और अब आर्ट गैलरी की डिज़ाइन बनाने के लिए भी वडोदरा के आर्टिस्ट आगे आए हैं और लगातार फाइट कर रहे हैं। यहाँ वीएनएम के प्लेटफॉर्म से उन्हें हम ये ज़रूर आश्वस्त करते हैं कि कलाकारों के साथ ये लड़ाई वीएनएम टीवी की भी रहेगी और इस डिज़ाइन को कहीं ना कहीं बदलने की जो ज़रूरत है वो भी हम कॉरपोरेशन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, वीएनएम टीवी के लिए। गुजरात की लोक गायिका गीता रबारी के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर बनाए गए गीत की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की है। देश भर में इन दिनों उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाए गए राम मंदिर निर्माण का उत्साह देखने मिल रहा है। गुजरात की प्रसिद्ध लोक गायिका गीता रबारी ने भी प्रभु श्री राम पर बना हुआ गीत 10 दिनों पहले ही प्रसिद्ध किया है, जिसका संज्ञान लेते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोक गायिका गीता रबारी की सराहना की, जिस पर गीता रबारी ने खुशी जताई। मारू गीत 10 દિવસ પહેલા મેં રિલીઝ કર્યું છે, રામ ઘર ગાયે। આપણા ભારતના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી આજે સવારે ટ્વીટ કર્યું છે, તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ મોદીજી આપનો આશીર્વાદ તો નાનપણથી લગીને આજ સુધી મારી પર રહ્યા છે, પણ મારા માટે ખૂબ ગૌરવની વાત છે કે મારું આ ગીત તમારા થકી ભારતના સનાતનીઓ સુધી પહોંચ્યું, તો આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। અને ગુજરાત માટે તો ખૂબ ગૌરવની વાત છે કે ગુજરાતના પનોતા પુત્ર પોતાના દેશ માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કર્યું છે। ભગવાન રામલલાનું નવ નિર્માણ જે મંદિર બન્યું છે એમાં સૌથી મોટો ફાળો આપણા
ભારતના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનો છે. 550 વર્ષનો સંઘર્ષ આપણા પૂર્વજોનો કે ભગવાન શ્રી રામનું ભવ્ય મંદિર બને અને એ સપનું સંપૂર્ણ સાકાર થઈ ગયું. આપણા માટે ગૌરવની વાત છે. આજે જશ્ન મનાવો સારી દુનિયા में मेरे राम प्रभु जी घर आए. आज फूल बिछाओ सारी बगिया के अयोध्या में उत्सव छाए. चंचल चितवन का ये धागा राम नाम से जोड़ा है. पावन धरती अवधपुरी से आया सबको न्योता है. अब सजेगा फिर खाली दरबार हम हिंदुओं के प्राण आए. अपना रामलला माटे अवध पधारो अवधपति अब रघुवीर राम हमारे. राम राज का शंख बजा है अब फिर सरयू किनारे. वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ. बने रहिए हमारे साथ. हर बार की तरह इस बार भी एफ होटल बाय सयाजी लेकर आया है एक नया जायका, जश्न अवध, अ ट्रूली रॉयल एक्सपीरियंस इंस्पायर्ड बाय द रॉयल किचन्स. शाही दावत से घर की रसोई तक का जायका है जश्न अवध. राजमहलों से सड़कों पर ठेलों तक की कहानी है जश्न अवध. कबाब से लेकर बिरयानी तक और दाल से लेकर मुंह मीठा करने तक उठाइए अवध के पारंपरिक डिशेस का लुत्फ. जश्न अवध 5 जनवरी से 14 जनवरी तक एफ होटल बाय सयाजी, कालाखोड़ा, वडोदरा. फॉर बुकिंग कॉल 9825551337 और 9825550471. Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास. आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल. वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस. सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल. लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में. आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा. गुजरात के वडोदरा में स्थित सयाजी बाग के 145वें स्थापना दिवस के मौके पर 63 लाख के खर्च से तैयार किए गए कार्यों का लोकार्पण किया गया. सयाजी बाग के 145वें स्थापना दिवस के मौके पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा 63 लाख के खर्चे से तैयार किए गए कैक्टस गार्डन, बोनसाई और 3D डायनासोर पार्क का लोकार्पण मेयर पिंकी सोनी द्वारा किया गया. इस मौके पर भाजपा शहर प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, विधायक केयूर रोकड़िया, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, शासक पक्ष के नेता मनोज पटेल, महानगर पालिका के दंडक शैलेश पाटिल, महानगर पालिका कमिश्नर दिलीप राणा और नगर सेवक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे. इस मौके पर केक कटिंग कर कमाटी बाग के कर्मचारियों को शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया गया.
आज सयाजी गार्डन की 145वीं 145th बर्थ डे है। 145 साल पहले आज के दिन ही सयाजी बाग का शुभारंभ हुआ था और हमारे जो सयाजीराव गायकवाड़ जो राजा जी थे वो एक बार शिकार पर गए थे जहां उनके ऊपर शेर के द्वारा हमला किया गया। तभी अर्जुन कोरी और हरी कोली नामक दो युवकों ने उनकी जान बचाई थी, जिनके स्टैचू भी यहां पर ऊपर है। तो आज वो जो दो युवा जो थे उन्होंने जिन्होंने उनकी जान बचाई, उनके स्टैचू के आगे आज सयाजी बाग गार्डन की बर्थडे का सेलिब्रेशन किया गया। जो यहाँ पर सफाई में अपनी सेवा दे रहे हैं और जो सिक्योरिटी में सेवा दे रहे हैं, उन सब का यहाँ पर साल उड़ा के उनका सम्मान किया गया। आज 3 चीज़ गार्डन में लोकार्पित की गई है। पहला है बोनसाई गार्डन जिसमें 31 तरह के बोनसाई के जो जापानीज़ कंसेप्ट पे आधारित है और लोगों को स्ट्रेस रिलीफ करता है। ये सुविधा लोगों के लिए आज खुली रखी गई है और बिल्कुल निःशुल्क है। उसी तरह जो दूसरा एरिया है जिसको हम कैक्टस सक्यूलेंट पार्क बोलते हैं, उसको भी एक बोनसाई पार्क 10 लाख के खर्चे से बनेगा। ये जो कैक्टस पार्क सक्यूलेंट पार्क है उसको 27 लाख खर्चे से किया गया है। जो रण की प्रजातियां है कि जो कम पानी से विकसित होती है, जैसे एलोवेरा है, जो अलग अलग तरह के कंटक वाले जो प्लांट है उनका आज जो पार्क बनाया गया है जिसको कैक्टस सक्यूलेंट पार्क बोलते हैं, वो भी आज लोकार्पित किया जाएगा। उसी तरह से 3D AR पार्क फॉर डायनासोर के लिए 10 प्लेटफॉर्म बनाए गए। उस पर QR कोड स्कैन करने से 3D ऑगमेंटेड रियलिटी से आप लोग जो लुप्त प्रजाति है डायनासोर की 10 तरह की उसको देख सकते हैं। और ये पूरा एक अनुभव है कि PPP मॉडल में 25 लाख के खर्चे से ये चीज़ की गई है। गुजरात के भरूच के नेत्रंग में आम आदमी पार्टी की सार्वजनिक सभा के बाद राजनीति गर्मा गई है, जिस पर भरूच के भाजपा सांसद मनसुख वसावा ने आम आदमी पार्टी पर कड़े प्रहार किए। आखा देशनी अंदर कांग्रेस होय, बीजा प्रादेशिक पक्ष होय कि आप पार्टी होय, आप पार्टीનું દિલ્હી અને પંજાબમાં એ બે જગ્યાએ સ્વીકારવું પડે, પરંતુ બીજી જગ્યાએ રાજસ્થાનમાં ચૂંટણી થઈ, મધ્યપ્રદેશમાં થઈ, છત્તીસગઢમાં થઈ, ત્યાં આપ પાર્ટી બિલકુલ ચિત્રમાં નથી। અને ગુજરાતમાં પણ જ્યારે વિધાનસભાની ચૂંટણી હતી ત્યારે મોટી મોટી વાતો કરતા હતા આપના નેતાઓ કે ગુજરાત અમે જીતીશું, ગુજરાત સર કરીશું, મુખ્યમંત્રી ગુજરાતનો હશે, આ બધી જ વાતો થઈ। પણ શું થયું? રિઝલ્ટ આવ્યું કંઈ 5 સીટો 6 સીટો। એ સ્થિતિ લોકસભામાં પણ છે। એટલે ગુજરાતની વિધાનસભા બન્યા પછી તો નર્મદા નદીમાં ઘણા પાણી વહી ગયા છે। એટલે આ લોકસભા જે 26 સીટ ગુજરાત જીતવાનું છે અને એના માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીને પૂર્ણ તૈયારી છે। એમાં ભરૂચ પણ લોકસભા ભાજપ જીતવાનું છે। ગમે એટલા આક્ષેપબાજી કરશે, ગમે એટલી તાકાત લગાડશે કોંગ્રેસવાળા અને આપવાળા ભાજપની સામે, કોંગ્રેસ છે, આપ છે, એ બધા લોકો ભાજપની સામે ગમે તેટલી તાકાત લગાડશે પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતવાની છે। એટલી જીતવાની કારણ ચિત્ર ક્લિયર છે કે તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, નગરપાલિકાઓ, વિધાનસભા, મારી લોકસભામાં 7 વિધાનસભા છે, 7 વિધાનસભામાંથી 6 ભાજપ પાસે છે, 1 આપ પાસે છે। અને આપ જે તે સમય જીત્યું છે એ વખતે કોંગ્રેસથી માંડીને બાકીના બધી જ એમની નાની મોટી પાર્ટીના કેટલાક ટ્રાઇબલ સંગઠનોના સહયોગથી જીત્યા છે। એ સ્થિતિ વિધાનસભામાં નથી આની। વિધાનસભામાં આપનું ચિત્ર આપને બધાને ખબર પડશે। એટલે એમાં અમને કોઈ જાતનો ડર નથી। ચૈતર વસાવાનું નામ જાહેર કર્યું, અમને વાંધો નહીં, કરી શકીએ છીએ। બાકીની બીજી પાર્ટીના લોકો પણ આવનારા દિવસોમાં એ જાહેરાત કરી શકે છે। પણ ચૈતર વસાવા એક ડેડિયાપાડાના દમ પર આખી લોકસભા જીતી શકે તેમ નથી, કારણ કે ડેડિયાપાડા સિવાય બાકીની બધી 6 વિધાનસભામાં ભાજપનું પ્રભુત્વ છે અને આપ પાર્ટીનો નહિવત પ્રમાણમાં છે। જે વિધાનસભાની જે ચૂંટણી છે એના રિઝલ્ટ અમારી પાસે છે, એટલે અમને કોઈ પ્રકારની ચિંતા નથી। જેની પણ નામની જાહેરાત કરી, હું તો કહું લોકસભામાં ખુદ અરવિંદ કેજરીવાલ આવે ને તો બી એને હરાવી અમે। હવે એ જે આમના નેતાઓએ એક બાજુ ઇન્ડિયા ગઠબંધનની વાતો કરે છે અને મિટિંગો કરે છે અને બીજી બાજુ ઇન્ડિયા ગઠબંધનમાં ઉમેદવારોની તો કોઈ વાત જ નથી। એના પહેલાં અહીંયા ગુજરાતમાં આવીને કેજરીવાલ એના ભરૂચ લોકસભામાં
એમનો ઉમેદવાર ડિક્લેર કરે છે, બીજી બાજુ કોંગ્રેસના લોકો પણ તે તૈયારી કરે છે. એટલે ઇન્ડિયા ગઠબંધન ક્યાંય સફળ જવાનું નથી અને એક ઇન્ડિયા ગઠબંધन થાય तो પણ અમને એની કોઈ ચિંતા નથી. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला बढ़ता जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले आज सोमवार को मालदीव के हाई कमिश्नर को तलब किया गया. इब्राहिम शाहिब सुबह साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय पहुंचे. इस बैठक की डिटेल अभी सामने नहीं आई है. इससे पहले इज माई ट्रिप ने मालदीव की सभी फ्लाइट्स बुकिंग सस्पेंड कर दी है. रविवार देर रात इज माई ट्रिप के को फाउंडर निशांत पिट्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी. राइटर्स के मुताबिक मालदीव सरकार ने अपने 3 मंत्रियों मालशा शरीफ, मरियम शिवना और अब्दुल्ला महजूब माजिद को निलंबित कर दिया है. इन्होंने ही पीएम मोदी और भारत के खिलाफ टिप्पणी की थी. साथ ही भारत के टूरिज्म सेक्टर में फैसिलिटीज को लेकर भी कमेंट्स किए थे. मालदीव सरकार के प्रवक्ता इब्राहिम खलील ने इस पर कहा था कि भारत के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट के हवाले से जो कुछ चल रहा है उसके बारे में हमारी सरकार रुख साफ कर चुकी है. फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी बयान जारी किया है. भारत के बारे में कमेंट्स करने वाले सभी सरकारी अफसरों को फौरन सस्पेंड किया जा रहा है. गुजरात के वडोदरा शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन नवलखी मैदान में किया गया है, जिसमें देश विदेश के पतंगबाज तरह तरह की पतंग लेकर शामिल हुए. उत्तरायण आते ही आसमान में पतंग उड़ाना हर गुजराती की, हर वडोदरा शहर के नागरिक की परंपरा रही है और आसमान में पतंग के पेच लड़ाना वडोदरा वासियों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है. और आज उसी उपलक्ष्य में एक आयोजन वडोदरा महानगर पालिका की ओर से भी किया गया है, जहां नवलखी मैदान में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल आयोजित किया गया है, जहां वडोदरा के पतंगबाज तो है ही, देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए पतंगबाज भी है, साथ ही विदेशी पतंगबाज अपनी खूबसूरत और तरह तरह की बड़ी बड़ी पतंगे लेकर आए हैं. आप मेरे पीछे आसमान में उड़ती हुई पतंगों को देख पा रहे हैं. खूब अच्छी हवा चल रही है वडोदरा में इन दिनों और उसी के चलते ये बड़ी बड़ी पतंगे आसमान में लहरा रही है. अलग अलग शेप, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलर के साथ ये पतंगे वडोदरा के आसमान में लहराती हुई. गुजरात के वडोदरा शहर में आज अंतर्राष्ट्रीय पतंगोत्सव नवलखी मैदान में आयोजित हुआ है और वडोदरा महानगर पालिका द्वारा गुजरात टूरिज्म और जिला प्रशासन के तत्वाधान के साथ ये आयोजन किया गया है, जहां 12 देशों के 38 विदेशी पतंगबाज शामिल हुए हैं और साथ ही दिल्ली, कर्नाटक और पंजाब से आए हुए 18 पतंगबाजों ने भी अपनी देशी और विदेशी पतंगों के साथ यहां शिरकत की है. वहीं वडोदरा के और गुजरात के भी कई पतंगबाज आज नवलखी मैदान के आसमान में अपनी पतंगों को उड़ा रहे हैं. अहमदाबाद के बाद गुजरात के वडोदरा शहर में भी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की आज शुरुआत हुई है और वडोदरा जिला कलेक्टर श्री AB गौर हमारे साथ है. सर, आज जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल वडोदरा शहर में आयोजित हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये हर साल इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल बड़ौदा में होता रहता है. इस बार काफ़ी कंट्रीज से इंटरनेशनल काइटिस्ट आए हैं. हमारे देश के भी 3 अलग अलग राज्यों से काइटिस्ट आए हैं. सभी के पास उत्तम प्रकार की काइट्स है, एक अलग स्टाइल ऑफ फ्लाइंग द काइट्स है. इससे कल्चरल इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के साथ. हमें भी उनकी काफ़ी चीज़ें जानने मिलती है. वो भी हमारे गुजरात की जो कल्चरल हेरिटेज है उससे अच्छी तरह से परिचित होते हैं. इससे न केवल गुजरात बट पूरे भारत का टूरिज़्म पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है. ये एक बहुत ही अच्छी बात है. मैं इस साल सारे बड़ौदा के नागरिकों से अपील करूंगा कि मकर संक्रांति के दिनों में, मतलब 14 जनवरी को या उसके पहले भी आप काइट फ्लाइंग करो तो इतना ध्यान रखना कि वही थ्रेड का यूज़ करना जो लीगली अलाउड है. चाइनीज़ थ्रेड से दूर रहिएगा, लोगों के भी ख्याल रखिएगा और साथ में बर्ड्स के लिए ख्याल रखना. एक समझदार और जागरूक नागरिक बन के काइट फ्लाइंग करने के लिए मैं अपील करता हूँ.
वडोदरा के अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में वडोदरा महानगर पालिका की मेयर पिंकी सोनी भी पतंग उड़ाने का आनंद ले रही है। पिंकी बहन, आपकी क्या यादें जुड़ी हो उत्तरायण के साथ? उत्तरायण के साथ बहुत यादें जुड़ी है, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो मकर संक्रांति जो उत्तरायण का त्यौहार होता है, बचपन से हम लोग उसमें जुड़े होते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति और परंपरा एक ऐसी है कि जिसमें सभी प्रकार के जो त्योहारों को जो मनाया जाता है, उसमें जो ये काइट फ्लाइंग जो है, जो काइट फ्लाइंग का जो महोत्सव है, जो छोटे बच्चे से लेके हमारे जो वडील वर्ग हैं वो भी बड़े चाव से काइट फ्लाइंग में हिस्सा लेते हैं। और जब भी छोटे थे तभी भी हम लोग वो बलून चढ़ाते थे और सोचते थे कि कब पतंग चढ़ा सकेंगे। और पहले तो आश्चर्य वही होता था कि एक कागज़ का टुकड़ा कैसे ऐसे आसमान में चला जाएगा बिना कोई ऊपर से कोई खींचता होगा, और क्या न जाने कौन कौन सी छोटी जब हमारी उम्र होती है तो सोचते रहते हैं। जब भी बड़े हुए तभी जाना कि जो ये पतंग है जो हमें हमारे लक्ष्य पर नज़र स्थिर रखने का भी एक जो प्रेरणा देती है। और आज हम देख भी रहे हैं कि देश विदेश में पूरे विश्व में हमारे भारत का स्थान सबसे ऊपर आ रहा है। वडोदरा के आसमान में देश विदेश से आई हुई पतंगे किस कदर लहरा रही है, अच्छी हवा चल रही है और अलग अलग आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली पतंग भी उड़ रही है। वडोदरा में जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित हुआ है उसमें अंतर्राष्ट्रीय काइटिस्ट भी आए हैं। Which country do you come from? I'm from Brazil. My name is Rubens and this is my wife Thais. Yes? Hi, nice to meet you. Tell us something about your kite. This is traditional kite Brazil from make the paper and bamboo. Bamboo from Amazonia. Yes? Are you enjoying here? Yes, very much. We're loving the culture. How are you feeling after coming India and especially in Gujarat in Vadodara? Very happy. It's my first time here and it's amazing, everything. What have you eaten? Oh, many things. I don't know the names, but it's very spicy. It's spicy? Yeah. Spicy food. In Brazil, the food does not have more spice, but I like so much. What you enjoyed? I like so much potatoes with fries too, and I love you so much the ice cream. Your ice cream in India is amazing, is wonderful, is the best. ब्राज़ील से आए हैं और यहाँ का जायका स्पाइसी लग रहा है लेकिन पसंद ज़रूर कर रहे हैं। आसमान में एक पतंग उड़ाना भी बहुत मुश्किल होता है और यहाँ लाइन से बहुत सारी पतंग उड़ा रहे हैं। 71 पतंग। मैम कहाँ से आए हैं? हम लोग मुंबई महाराष्ट्र से आए हैं। अच्छा, और ये पतंग आपकी है उसके बारे में कुछ बताइए। ये पतंग बनाने में 1 महीना लगा है। अच्छा। और उसको वजन आप देख सकते हो कितना है, हाथ लगा के देखो। नहीं बेल्ट से बांधना पड़ा है। हाँ। क्योंकि 71 पतंगों को एक साथ आसमान में उड़ाना। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम अब अगले साल 500 लेके आएंगे। अच्छा, पतंग उड़ाने की शौकीन है? हाँ। अच्छा। क्या कहेंगे आज इस मौके पर? आज ये मौके पे सबका मनोरंजन करेंगे और हम भी मजा करेंगे। आप देखिए इस पतंग को पूरा बेल्ट से बांधकर उन्होंने अपनी बॉडी से बांधा है और आसमान में उड़ रही है, क्योंकि 71 पतंग, आपको खुद पता है कि एक पतंग उड़ाना कितना मुश्किल होता है आसमान में, और यहाँ 71 पतंग एक साथ हवा में लहरा रही है। क्या बेहतरीन नज़ारा वडोदरा के आसमान में देखने मिल रहा है। क्या बेहतरीन नज़ारा वडोदरा के आसमान में दिख रहा है। और आज दिन भर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव नवलखी मैदान में जारी है, तो आप भी बच्चों के साथ पतंग उड़ाते हुए काइटिस्ट को देखने के लिए ज़रूर आ सकते हैं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का
मुद्दा छाया हुआ है। यहाँ भी आसमान में राम मंदिर की पतंग लहराती हुई नजर आ रही है। पूरे भारत में राम मंदिर निर्माण का उत्साह लोगों में देखना मिल रहा है, जिसकी झलक यहाँ भी पतंग में देखने मिल रही है। राम मंदिर और अयोध्या की थीम पर बनी हुई पतंग भी वडोदरा के आसमान में लहरा रही है। गुजरात के वडोदरा में उत्तरायण हमेशा ही बहुत भव्य रूप से मनाई जाती है और उस उत्तरायण के आने की शुरुआत यहाँ अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल से होती है। कल अहमदाबाद में भी शुरू हुआ है और आज वडोदरा में भी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे आज के बारे में? बड़ौदा में यदि आप देखें तो उत्तरायण के दिन 14 तारीख को 15 तारीख को पूरा बड़ौदा शहर वो टेरेस पे रहता है। आपको कोई लड़का कोई लड़की नीचे घर पे मिलेंगे नहीं, सब लोग काइट जगाते हैं। ये जो देश से लोग आए हैं वो देश में स्पोर्ट्स के हिसाब से ये काइट को गिना जाता है। वहाँ पे बहुत कम लोग, यानी उनकी मात्रा में दिखे तो शायद गिने चुने लोग को ही काइट चलाना आता है और ये लोग बाहर खुले ग्राउंड में काइट जगाते हैं। हर संडे को इनका जब जब उनको लगता है कि आज अच्छी हवा चल रही है तो ये लोग काइट जगाते हैं। हमारे लिए वो आध्यात्मिक पर्व भी है। वो दिन पे लोग दान करते रहते हैं। वो दिन ऐसा है कि जो दिन में दिन कम होना, दिन बड़ा होना और रात कम होनी उसकी शुरुआत होती है 14 तारीख से। 21 जून को सबसे बड़ा दिन पूरे वर्ष में होता है तो उसकी शुरुआत भी 14 तारीख को होती है। और सन टैनिंग के हिसाब से भी लोग टेरेस पे जाते हैं, इसका एक अलग से महत्व है। लेकिन हमारे यहाँ लोग पतंग भी चगाते हैं, पतंग काटते भी है और इसकी एक बड़ी मज़ा होती है। और वही काम में यहाँ पर जो सब लोग आए उनका बड़ौदा शहर में हम स्वागत करते हैं। सर, पॉलिटिक्स, अब आप पॉलिटिक्स में अब हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है, लेकिन पतंग उड़ाना तो आज भी आप एंजॉय करते होंगे। क्या यादें हैं बचपन की और अब कैसे सेलिब्रेट करते हैं उत्तरायण? देखो, पहले तो जब छोटे थे तो घर से बहुत लिमिटेड पतंग दिया जाता था। वो पतंग यदि कट जाता था तो फिर दूसरी पतंग नहीं मिलती थी। और उस समय में पतंग जो कटी हुई है वो कटी हुई पतंग को लेने का भी, उसके पीछे दौड़ने का, उसको पकड़ने का, यदि हमारे साथ में और किसी ने पकड़ा है तो उसके साथ झगड़ा करने का, उसका भी एक मज़ा था। अब ये समय चला गया। अभी जब हम जिम्मेवारी में है तो लोग काइट लगा कर रखते हैं। हम जाते हैं तो पेच लगाते हैं। पेच में कभी हमारी भी पतंग कटती है, कभी सामने वाले की भी पतंग कटती है। लेकिन आज की मज़ा और पुरानी मज़ा दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बच्चों को शुरुआत से कम चीज़ मिले और फिर भी उसमें आनंद मिले, वैसा हमारा कल्चर है। वो कल्चर को बरकरार रखना चाहिए। तो बड़ौदा के पूर्व विस्तार में रहता था और वहाँ पर पतंग का अपना एक महत्व था और हम लोग भागते थे पतंग को पकड़ने के लिए, दौड़ते थे। लंबी दौड़ लगा के जब पतंग लेकर आते थे तो घर वालों ने जो पतंग हमको खरीद के दिया है उससे भी ज़्यादा मज़ा वो टूटी हुई पतंग को पकड़ने में होती थी। और आज भी वो कभी कभी हम वो सोचकर हम खुश भी होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लोकसभा चुनाव है और वैसे अब पतंगों के पेच, राजनीति के पेच आसमान में उड़ते लड़ते हुए ज़रूर हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो मौका है वो अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल का, जहां जनप्रतिनिधियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री भी वडोदरा के आसमान में पतंग उड़ाने का आनंद ले रहे हैं। अपने अलग अलग देशों से अलग अलग पतंग की प्रतिकृतियां आज आकाश में उड़ा रहे। सभी को आनंद उत्साह है। अलग अलग देशों की संस्कृति का आदान प्रदान होगा। अलग अलग देशों में पतंग का क्या महत्व है, किस हिसाब से उड़ाई जाती है, एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। लेकिन भारत में खाली स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं, धार्मिक परंपरा भी है, लोगों को रोजी रोटी भी मिलती है और हम तो विकासशील राष्ट्र है तो टूरिज्म को भी प्रोत्साहित करते हैं। पतंग का त्यौहार जब भी आता है बड़े से बड़ा इंसान छोटा बच्चा बन जाता है और यहाँ पतंग उड़ाने का हमेशा ही अलग ही महत्व होता है। वडोदरा महानगर पालिका के सेक्रेटरी चिंतन देसाई भी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में पतंग उड़ाने का आनंद लूट रहे हैं। वडोदरा महानगर पालिका के सेक्रेटरी चिंतन देसाई भी, मैंने कहा, वैसे ही पतंग उड़ाने का आनंद ले रहे हैं। सर, क्या यादें जुड़ी हुई है पतंग के साथ? बरसों से हम तो बेसिकली 4 जो 4 वॉल सिटी है उसमें अभी भी रह रहे हैं, बरसों से वहाँ से रह रहे हैं। और वहाँ पतंग उड़ाने का मज़ा ही कुछ और है। वहाँ पे पतंग उड़ाने का मज़ा अलग है। पहले तो पुराने घरों में छापरे होते थे
तो हम एक छापरे से दूसरे छापरे पे कूदते कूदते कहीं और निकल जाते थे। पतंग पकड़ने का एक मज़ा अलग है। और पतंग जो हम चगाते हैं वो एक्सपर्ट है हम पेच लड़ाने में, पेच काटने में, पेच लड़ाने में, खींच कब मारनी है, ढील कब छोड़नी है, वो सब हमको मालूम होता है। तो जीवन के हर क्षेत्र में पतंग की जो तकनीकी है वो काम लगती है। कहाँ पे ढील छोड़नी है, कहाँ पे खींच मारनी है, तो पतंग बहुत कुछ सिखाती है। तो ये अलग एक माहौल है जो हम लोग सब साथ में मिला के करते हैं। और हवा में भी लाना वो भी एक तरीका है कैसे आप हवा में लेके आते हो। तो जो कोई हवा में नहीं है उसको भी हवा में लेके आना, वो तकनीक इस पतंग से सीखना मिलता है। भाई लोकसभा चुनाव 2024 का साल है और पतंग की टेक्निक हर जगह वैसे इस्तेमाल होती है। राजनीति में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। किसे हवा में उड़ाना है, किसे हवा से नीचे उतार देना है, कैसे पेच लड़ाने हैं, कैसे पतंगों को आसमान में हैंडल करना है। और यही नज़ारा वडोदरा के नवलखी मैदान में अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल में देखने मिल रहा है। विदेशों से कई पतंगबाज आए हैं अपनी अलग अलग तरीके की पतंग लेकर। Which country do you come from and say something about your kite? Okay, I'm from Costa Rica. My kite is a butterfly, but we have different kites for the country, the different animals, and the nature for our country. Okay. Are you enjoying here the atmosphere? Sure, I love it. I love the dance, I love the Zumba and the kites. And what about the food? The food is so spicy. Spicy? But it's good. I like it. Yes. यहाँ आने वाले विदेशी हमेशा ही खाना भारतीय बहुत मसालेदार होने की शिकायत करते हैं, लेकिन एंजॉय भी करते हैं। चटाके लेकर भारतीय मसालों के साथ बने हुए डिशेस का आनंद भी लेते हैं। वडोदरा के अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में थीम बेस्ड पतंग बनाए गए हैं और खास संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है। वडोदरा के ही एक ऐसे ही काइटिस्ट मेरे साथ है। क्या सोच के साथ ये पतंग बनाई है आपने? मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। ये सोच इसके लिए बनाई है कि बड़ौदा में सयाजी जी का बहुत ही यानी महाराष्ट्र कल्चर है और यहाँ पे पेशवाई और ये लोग का सबका यहाँ पे संबंध है। शिवाजी महाराज का भी यहाँ से संबंध है। इसके लिए मैंने ये शिवाजी महाराज का मैंने ये लोगों का लिया है। जो लोगों में शिवाजी महाराज को उनको यहाँ छत्र यानी छत्र है, इस मीनिंग यानी छत्रपति बनाया है। और उनके यहाँ पे छत्र के नीचे दो आपको तराजू दिखेगा। जो तराजू समतल है। अब इधर भी जाओगे कोर्ट में जाओगे तो उसमें एक जगह नीचे होती है, एक जगह ऊपर होती है। तो शिवाजी महाराज की इसमें कैसा है कि ये जो दो तराजू है वो समतल है, यानी उनका न्याय दोनों के तरफ सेम होना चाहिए। और वो उन्होंने जो हाथी के ऊपर शेर का ये जो पिक्चर बनाया है, इट मीन्स कि मुगलों के ऊपर भारी है। हम लोग यहाँ पे आप देखते हो झंडा और अश्वा है, यानी क्या झंडा यानी दक्खन के अंदर घुसने वाले भगवा लेके, और ये घोड़े के ऊपर सवार है, घोड़े के ऊपर उनकी पकड़ है। यहाँ पे आप मछली का दिखा देते यानी समुद्र पे भी उनकी पकड़ है। यानी ये ऑल ओवर जो महाराज शिवाजी महाराज जहाँ जहाँ पे एकदम हैवी यानी इसमें थे वो ये बताया है। और ये कॉन्सेप्ट इसके लिए मैंने लिया बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि आज़ाद अभी अपना अंतर्राष्ट्रीय ये काइट फेस्टिवल हो रहा है गुजरात के तरफ से, तो महाराष्ट्र के तरफ से हम लोग रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं। तो इसके लिए महाराष्ट्र का मैंने थीम यहाँ पे लाने का मैं प्रयास किया हूँ। वडोदरा के
आसमान में आज दिन भर ये पतंग लहराने वाले हैं और उत्तरायण का इससे अच्छा वार्म अप शायद ही कोई हो सकता है। तरह तरह की पतंगें आसमान में उड़ती हुई देखने मिल रही है। नवलखी मैदान में आइए और बच्चों के साथ इस इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आनंद उठाइए। और अगर नहीं आ पा रहे हैं VNM के जरिए तो आप ये देख ही रहे हैं, देखते रहिए VNM। गुजरात के वडोदरा के कमाटी बाग में एम्फी थिएटर में वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन हर दम वडोदरा के अभिभावकों के साथ खड़ा रहा है। अभिभावकों के हित में वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन ने अब तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा बच्चों को प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया ताकि बच्चों की प्रतिभा को निखारा जा सके। वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन टैलेंटेड बच्चों को सही प्लेटफॉर्म दिलवाने के लिए प्रयासरत रहेगा, जिसके चलते बच्चों के टैलेंट को सही दिशा मिल सकेगी। इस ड्राइंग कंपटीशन में बड़ी संख्या में शहर के बच्चे शामिल हुए और अपनी कला को रंगों के जरिए पेपर पर उतारा। वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन पेरेंट्स के हित के लिए आवाज़ उठाते थे। आगे बढ़ के पेरेंट्स के हित के साथ साथ में बच्चों के अंदर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर एक पार्टिसिपेशन का स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अंदर का जागने के लिए और उनको बनाए रखने के लिए वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन पहली बार एक कंपटीशन का आयोजन किया है। इस कंपटीशन के अंदर ऐसा नहीं कि फर्स्ट प्राइज़ जो आएगा या सेकंड प्राइज़ जो आएगा उनको ऊपर वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन नज़र रखेंगे, लेकिन जितने भी टैलेंट्स हैं उस टैलेंट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे और हमारा जो एबिलिटी है उसका बेस्ट हम लोग एबिलिटी पुटअप करके इनको आगे और भी बड़े प्लेटफॉर्म हो सके कि स्टेट लेवल में और नेशनल लेवल में इनको कोई बड़ा सा प्लेटफॉर्म ड्राइंग कंपटीशन में और आने वाले दिनों में अलग अलग कंपटीशन हम लोग करेंगे। उसमें टैलेंट्स आइडेंटिफाई करके वडोदरा के अंदर जो छुपे हुए टैलेंट्स को एक ऊंचा प्लेटफॉर्म स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और यहाँ तक कि नेशनल लेवल तक हम दे पाए, उस दिशा में वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन प्लानिंग किया और एक सुंदर आयोजन इस इवेंट मैनेजमेंट कमेटी दीपक भाई ठकरार के हेड में जो कमेटी बनाए एक पहल किया और ये बहुत ज़बरदस्त सक्सेस हुआ। आज आपने देखा होगा आने वाले दिनों में जैसे वडोदरा मैराथन आज हुआ उसी तरह ड्राइंग कंपटीशन भी एक इतिहास का भाग बनेगा वडोदरा में, ऐसा हम आशा रखते हैं। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। नए वर्ष पर नई डायरी चाहिए तो युग धर्म है ना। हर कलर्स, डिजाइन्स और हर वर्क के लिए डायरीज का वाइड कलेक्शन। व्यापारी से लेकर बिजनेसमैन तक, स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ तक, हर किसी के लिए उनकी जरूरतों के मुताबिक की डायरी। दुकानों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक पसंद की जाती है युग धर्म की डायरीज। डायरीज के साथ साथ हर तरह की स्टेशनरी, फाइल्स, फोल्डर्स भी युग धर्म में अवेलेबल। वडोदरा के काला घोड़ा, गेंडा सर्कल, अकोटा, मकरपुरा GIDC, मांडवी और निजामपुरा में है युग धर्म के ब्रांचेस। युग धर्म स्टेशनरी 6 गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स, काला घोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोत्रीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा।
माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। नेक्स्ट टाइम प्लान योर हॉलीडेज विद माना होटल्स। कॉन्टैक्ट 8107888800। गुजरात के सूरत के कपड़ा मार्केट में राम मंदिर की झलक प्रस्तुत करती विशेष साड़ी डिजाइन की गई है, जिनकी डिमांड देखी जा रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सूरत की टेक्सटाइल मार्केट में जबरदस्त उत्साह है। यहां 22 जनवरी को सजावट एवं धार्मिक आयोजनों की तैयारी की जा रही है। इसके साथ राम मंदिर की झलक दिखाने वाली साड़ियां भी बनाई गई हैं, जिनकी डिमांड आने लगी है। राम मंदिर की झलक प्रस्तुत करती साड़ी विशेष तौर पर डिजाइन की गई है। इसमें 450 रंगों का प्रयोग करके डिजिटल मशीन पर प्रिंट किया है। राम मंदिर साड़ी डिजाइन करने वाले वन टच डिजिटल के कमलेश मास्टर रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कुछ अलग करना चाहते थे। काफी सोचने के बाद ये साड़ी बनाने का निर्णय लिया। इसे डिजाइन करना कठिन था। 1 सप्ताह तक करीब 15 डिजाइन तैयार किए। अंत में एक डिजाइन फाइनल की और प्रिंट किया, जो देखते ही सभी को भा गई। साड़ी में राम मंदिर के मॉडल की 2 तस्वीरें हैं। भगवान राम और हनुमान के साथ उनकी सेना को दर्शाया गया है। साड़ी के पल्लू पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राम की तस्वीर है, साथ ही योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। इससे पहले कमलेश मास्टर सर्जिकल स्ट्राइक, धारा 370 और द कश्मीर फाइल्स की साड़ी बना चुके हैं। हमारे भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी और योगी जी का दिल से धन्यवाद करूंगा कि आज उन्होंने अपने अथक प्रयास और अपने सनातन धर्म की भावनाओं को लेकर आज जिस सपने के लिए पूरा विश्व का हिंदू सनातन धर्म तड़प रहा था राम जी के दर्शन के लिए, उस दर्शन का लाभ देने का उन्होंने प्रयास किया है। और ऐसे ही भाव पूरे देश की जनता में, जनता जनार्दन जगह और हमारे अंदर भी जगह है कि हम भी आज उस अयोध्या की इस प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे। उसके अंदर यज्ञ में हम भी सहभागी बनेंगे परिवार के साथ में। इसके साथ ही हमारे मित्र कमलेश पटेल जो मास्टर जी है, इनसे हमने निवेदन किया, सज्जन जी हमने, कि भाई राम मंदिर के ऊपर आप इतने बड़े कलाकार हो, आपने कई तरह की हर ओकेजन पे एक विशेष झांकी प्रस्तुत की है, तो क्यों नहीं इसे राम मंदिर के ऊपर आप एक किसी डिजिटल की एक ऐसी भावना इस देश को दीजिए कि हर हिंदुस्तान के सनातनियों को लगे कि हाँ, इस पोस्टर के द्वारा हमारा राममय, राम दरबार, राम का बचपन से लेके समापन तक, पूर्णाहुति तक पूरा इसके अंदर इतिहास का रचना की गई है। इसके अंदर 500 वर्ष पुराने राम मंदिर से लेकर आज के वर्तमान भव्य मंदिर का जो चित्रण किया गया है, अपने आप में एक अद्भुत और अद्वितीय है। पूरा भारत इस पोस्टर के द्वारा अपने राममय जीवन को सफल करेगा। पूरे मार्केट में एक दिवाली का उत्सव मनाने जा रहे हैं। उसी कड़ी में हम भी कैसे इस कड़ी में जुड़े, हमारे व्यापारी भाइयों के साथ हमारे मित्र कमलेश जी मास्टर जी, इनसे हमने निवेदन किया कि मास्टर जी आप बहुत ही डिजाइने उठाकर, पीछे जब सर्जिकल स्ट्राइक थी तभी मास्टर जी ने पोस्टर विमोचन किया था इस कश्मीर फाइल में, तभी मास्टर जी ने बनाया था। इसी राम मंदिर के उपलक्ष्य में मास्टर जी से निवेदन किया तो मास्टर जी ने बहुत ही सुंदर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी जी और भगवान परशुराम मर्यादा राम की जो ये सुंदर बचपन से लेके जो पौराणिक जो जितनी झांकियां इन्होंने इस पोस्टर के जरिए मास्टर जी अपने दिमाग से प्रेषित की है, तो सभी सनातन धर्म को और सभी देशवासियों को ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ये पोस्टर आने वाली 22 तारीख को विभिन्न मार्केटों में भी लगाया जाएगा।
गुजरात के भावनगर के मार्केटिंग यार्ड में रिकॉर्ड ब्रेक प्याज की आवक शुरू हो गई है, लेकिन केंद्र सरकार के प्याज के निर्यात पर रोक के चलते किसानों को नुकसान हो रहा है, जिसका विरोध किया जा रहा है। भावनगर मार्केटिंग यार्ड में रिकॉर्ड ब्रेक प्याज की आवक से मार्केटिंग यार्ड प्याज से छलाछल भर गया है। मार्केटिंग यार्ड में नीलामी के दौरान किसानों को 150 से 300 रुपए का भाव मिल रहा है, जिसके चलते किसान कम दाम और निराशा के बीच मार्केटिंग यार्ड पहुंचे हैं। केंद्र सरकार के प्याज के निर्यात पर रोक के चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते भावनगर जिला के किसान अब आक्रामक हो गए हैं। सीहोर तालुका के किसानों द्वारा भाजपा की विकास यात्रा का प्याज की माला पहनकर विरोध किया गया। हालांकि सीहोर पुलिस द्वारा विरोध कर रहे तमाम किसानों को डिटेन कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इन किसानों की समस्याओं का अंत कब होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालना समय में खेडूतो परेशान है। खेडूतोने डુંગળીની નિકાસ ઉપર સરકારે પ્રતિબંધ મૂક્યો છે, ત્યારે ખેડૂતો આંદોલન કરી રહ્યા છે, ગામડે ગામડે વિકાસ યાત્રાનો વિરોધ કરી રહ્યા છે કે આ સરકાર કેમ ખેડૂતોને ભાવ નથી આપતી, એને શું તકલીફ છે, શું વાંધો છે ખેડૂતો? અરે ખેડૂતો 5 રૂપિયા 5 પૈસા એની પાસે આવે તો સરકારને તકલીફ શું છે? એટલે મારું એક કહેવાનું છે કે આજે તાઇફા કર્યા છે વિકાસ યાત્રાને બંધ કરવા જોઈએ, કારણ કે ગામડે ગામડે અમે જે બધે જોવી છીએ કોઈ સમર્થન નથી મળતું। આ વિકાસ યાત્રા હાવ ફેલ છે। માત્ર વિદ્યાર્થી બાળકોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને બાળકોની અંદર મગજમાં ઠસાવવામાં આવે છે, આવનારા ભવિષ્યનું જે બાળકોનું ભવિષ્ય બગાડે છે। એટલે આ વિકાસ યાત્રાઓ બંધ થવી જોઈએ। ગામડે ગામડે કોઈ ખેડૂતો કે કોઈ નાગરિકો એની અંદર જોડાતો નથી, માત્ર કર્મચારીઓનો આ વિકાસ યાત્રામાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને શિક્ષકોનો અને બાળકોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। એટલે આ ધતિંગ બંધ થવા જોઈએ, આવી કિસાન ક્રાંતિ ટ્રસ્ટની માંગણી છે અને જે ખેડૂતો માંગણી કરી રહ્યા છે તો નિકાસ બંધ કરવી જોઈએ અને ખેડૂતોને ડુંગળીના પૂરતા ભાવ મળવા જોઈએ। સરકાર અમને વર્ષે 6000 રૂપિયા આપી કોઈ મોટું અમારી પર અહેસાન નથી કરતી, કારણ કે અમને કપાસ અને ડુંગળીના ખેત પેદાશોના ભાવમાં કાપી અમને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન કરવામાં આવે છે। ખેડૂત અત્યારે જાગૃત નથી, એનો ગેરફાયદો ઉઠાવી રહી છે સરકાર, કારણ કે જે ખેડૂતોએ પોતળી પહેરી હોય એ અમારી કઢાવી અને માથે અમને છે ને પાઘડી પહેરાવે છે 6000ની। એટલે સરકારને અમારું એક આહવાન છે કે ટૂંક સમયની અંદર આ નિકાસબંધી હટાવવામાં અને ખેડૂતના ભાવ આપવામાં, અન્યથા अकल्पनीय विरोध प्रदर्शन કરવામાં આવશે। गुजरात के कच्छ के रण में आर्मी दिवस के मौके पर आर्मी के जवानों द्वारा जमीन नौका विहार का आयोजन किया गया। 76वें आर्मी दिवस अंतर्गत इंडियन आर्मी के जवान कच्छ शरद और भौगोलिक स्थिति से रूबरू हो, इस हेतु से आर्मी द्वारा साहसिक अभियान का आयोजन किया गया है, जिसके तहत इंडियन आर्मी द्वारा लैंड यॉटिंग की शुरुआत की गई, जिसके तहत 18 जवान कैप्टन वीरेश एसजी और कैप्टन रायजादा शौर्य बालन के नेतृत्व में कच्छ के रण में यॉटिंग यानी कि पानी के बिना चलने वाली नाव को चलाने का साहस करेंगे। इस अभियान के तहत जवान धर्मशाला, विधाकोट, धोरडो जैसे स्थल का दौरा करेंगे। 7 से 15 जनवरी तक लैंड यॉटिंग का आयोजन किया गया है। कोरोना के दौरान यह आयोजन रद्द कर दिया गया था। इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में भारतीय सेना के प्रति जागरूकता लाना भी है। ये सफर एडवेंचर से भरा होता है। 7 जनवरी से 15 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के मौके पर भारतीय सेवा के विविध महानुभाव उपस्थित हैं। लैंड यॉटिंग एक्सपीडिशन आज शुरू होके 15 जनवरी को समाप्त होगा इसी जगह पे। इसका टाइमिंग इस तरह तय किया गया था कि हम कमेमोरेट करें आर्मी डे का सेलिब्रेशन जो कि 15 जनवरी को होता है। सो आर्मी के डे के दिन ये एक्सपीडिशन सेम जगह पे समाप्त होगा। ये लैंड यॉटिंग एक्सपीडिशन एक बहुत ही यूनिक एक्सपीडिशन है, क्योंकि बाकी एडवेंचर स्पोर्ट के बरखिलाफ ये ऐसा एक एडवेंचर स्पोर्ट है जिसके लिए एक परफेक्ट इकोसिस्टम की ज़रूरत है, जो इंडिया में सिर्फ रन ऑफ कच्छ में मिलता है। इस एक्सपीडिशन को करने के लिए आपको कैपेबिलिटी के अलावा आपका मानसिक कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और इसमें एक बहुत ही हाई लेवल के स्किल की ज़रूरत है, जिसके लिए जितने भी हमारे बहादुर जवान इस एक्सपीडिशन पे गए हैं उनको कंप्लीट स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी गई है। इसके लिए इस एक्सपीडिशन के थ्रू हम सबके अंदर एक स्पिरिट ऑफ एडवेंचर जगाना चाहते हैं, और ऑल्सो फौज को ज्वाइन करने के लिए जहाँ जहाँ ये एक्सपीडिशन जाएगा वहाँ के यूथ को ये प्रेरित करेगा और एक नेशन बिल्डिंग की भावना उनके अंदर जगाएगा। और ये भी इनको बताएगा जितने भी नागरिक हैं रन ऑफ कच्छ के, कि रन की सेफ्टी, रन की सिक्योरिटी बिल्कुल मजबूत हाथों के अंदर है। गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में 55 देश के 153 अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज, 12 राज्यों के 68 राष्ट्रीय पतंगबाज, गुजरात के 23 शहरों के
856 पतंगबाज हिस्सा ले रहे हैं। साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित इस पतंग महोत्सव में फ्रांस, तुर्की, यूक्रेन, स्पेन, श्रीलंका, थाईलैंड सहित के विदेशी पतंगबाज शिरकत कर रहे हैं। साथ ही अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, राजकोट, अमरेली सहित गुजरात के विभिन्न शहरों के पतंगबाज पतंग महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। इन पतंगबाजों द्वारा विभिन्न आकारों की पतंगें आकाश में उड़ाई जाएंगी। गुजरात के अहमदाबाद के साथ साथ राजकोट, सूरत, वडोदरा, वडनगर में भी पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। पतंग महोत्सव में राम मंदिर, मछली, एक ही डोरी पर 200 से अधिक पतंगे, ऑक्टोपस, आई लव यू, गुजरात जैसी पतंगे आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। राम मंदिर की 3 पतंग उड़ाई गई हैं। ऐसे मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा भी पतंग उड़ाने का आनंद लिया गया। पतंग महोत्सव के साथ साथ हस्तकला और फूड स्टॉल का आयोजन भी किया गया है। इस पतंग महोत्सव को लेकर लोगों में उत्साह है और लोगों की भारी भीड़ यहां देखने को मिली। यहां पतंग महोत्सव 14 जनवरी तक जारी रहेगा। Actually, this is my second time to participate to India or Gujarat Kite Festival. From our last experience, it was really huge and nice festival. Today is the day 1 of that festival, and we are really happy to be part of it because it's one of the world big kite festivals we saw. This is my second time festival, and I'm very happy be this is festival. Thank you to Gujarat Tourism and welcome. This is wonderful walk flying. I very like India. My heart with India. I am very happy because this festival is amazing, wonderful. I love so much India and in special this festival. 7 થી 8 દિવસનો સમય લાગ્યો છે. આમાં પિક્ચર મહત્વનું હતું. જે નરેન્દ્ર મોદીનો સાહેબનું જે ફેસ તૈયાર કરવામાં મને ખૂબ સમય લાગી ગયો છે. બીજા પતંગ રશિયાઓને પણ એ જ કહેવા માંગીશ કે જે સરકાર દ્વારા જે સારા સારા એવા પ્રોગ્રામો થઈ રહ્યા છે એમાં ભાગ લઈને લોકોને સરકારની જે પણ યોજનાઓ છે એનો લાભ પણ લે છે અને પોતાની આગવી ઉદ્યોગ માટે જે સ્ટેજ તૈયાર કરવામાં આવે છે સરકાર દ્વારા એ ખૂબ જ સારામાં સારું કાર્ય છે. गुजरात के वडोदरा के सयाजीगंज में स्थित होटल लेमन ट्री में एक्सक्लूसिव विजन द्वारा वीजा अवेयरनेस इवेंट का आयोजन किया गया। विदेशों में पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों की जानकारी में बढ़ोतरी के लिए और विदेश जाते वक्त इन छात्रों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे विभिन्न मुद्दों पर अवेयर करने के लिए वडोदरा में एक्सक्लूसिव विजन द्वारा वीजा अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को वीजा के बारे में तो अवेयर किया ही गया, साथ ही उनके साथ फ्रॉड कैसे हो सकता है इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नगर सेवक कल्पेश पटेल व राजू ठक्कर उपस्थित रहे। ये इवेंट हमने इसलिए किया है, जो बाहर जाने का लोगों का ड्रीम्स है वो अधूरा ही रहता है। क्यों? उसका रीज़न यही है कि उनको पता ही नहीं है कि प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क कैसे होता है, जो एजेंट्स के द्वारा उनके साथ चीटिंग फ्रॉड होती है। 80% लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब उनको बाहर जाना है, पैसे मुश्किल से जोड़ते हैं वो लोग, घर बेच के, ज्वेलरी बेच के, फिर एंड में कुछ उनको प्राप्ति नहीं होता है। तो हमने ये सोचा कि पिछले 3 साल से हम लगातार सेमिनार्स कर रहे हैं, तो इस बार हम क्यों ना कुछ अलग सेमिनार करें, जिसमें हमने 6 कंट्रीज़ को टारगेट किया कि लोगों को पता चले कि प्रोसेस क्या है, कैसे होती है। उसके लिए एक्सक्लूसिव विजन्स ने फ्री में इवेंट रखा है, वीजा अवेयरनेस इवेंट। छत्तीसगढ़ के मरवाही के गोरेला के धनगवा गांव में रेल लाइन में अंडर ब्रिज नहीं बनाए जाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। गोरेला ब्लॉक के धनगवा गांव के ग्रामीणों द्वारा छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेल कॉरिडोर के तहत बनाई जा रही रेल लाइन पेंड्रा रोड से गेवरा रोड निर्माण कार्यस्थल में पहुंचकर रेलवे का काम बंद करवा दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि रेलवे के द्वारा जमीन की सतह के लगभग 50 फीट ऊपर रेलवे ट्रैक बनाई जा रही है। इस पर धनगवा गांव के पास एक बड़ी आबादी का हिस्सा रेलवे ट्रैक के 2 किलोमीटर के दायरे में मात्र 2 अंडर ब्रिज का ही निर्माण किया गया है, जिसमें एक अंडर ब्रिज तो पानी निकासी के लिए है, जिसके चलते धनगवा गांव के ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और रेल लाइन में अंडर ब्रिज बनाए जाने की मांग की गई। अधिकारियों का कहना है कि ये रेलवे की बहुत बड़ी वो है और यहाँ प्लेटफॉर्म बनना है और बगल में जो 1-2 ब्रिज बनाए गए हैं उनको हम सुविधायुक्त बना देंगे और इसको बनाना हमारे हाथ में नहीं है, संभव नहीं है। मैडम से आश्वासन मिला कि अभी आप सरकारी काम में
जल्दबाजी ना करें, उनको ना रोका जाए और जो हमारी जितना हम बना सकें उतना हम आपको सुविधा देंगे, लोगों को निस्तार के लिए देंगे, ऐसा करके आश्वासन दिया गया कलेक्टर मैडम के द्वारा। यहाँ पर ग्रामीणों की मांग है कि जहाँ रेलवे ट्रैक बन रहा है उसका दोनों बस्तियों के बीच में बन रहा है और उनको अंडरब्रिज नहीं मिला है। तो मैंने कल इरफान के अधिकारियों के साथ बैठक भी किया है, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि 500 मीटर की दूरी पे 2 अंडरब्रिज उस गाँव में ऑलरेडी बना हुआ है। चूँकि दोनों गाँव के बीच में कच्चा रास्ता था तो वहाँ पर अंडरब्रिज हर 500 मीटर पे नहीं दिया जा सकता और एक ऑलरेडी अंडरब्रिज है जिसको हम लोग रिपेयर करा के और गांव वालों की निस्तारी के लिए ट्रैक के दोनों तरफ पक्की सड़क बनाने के लिए बोला है। तो उनके साथ चर्चा हो गई है, इरकान के लोग बनाने के लिए तैयार हैं और आज सरपंच और जो जनप्रतिनिधि उनके साथ भी चर्चा हो गई है। कल हमारे एसडीएम साहब जाके उनके साथ चर्चा करके सारी चीज़ों को अवगत करा देंगे और उनके निस्तार में, ग्रामीणों के निस्तार में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी, ये हम लोग आश्वस्त कर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस भवन के बाहर पक्ष हो या विपक्ष चलो अयोध्या के नारे के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनता विपक्ष ऑफ इंडिया के हेमेंद्र बागड़ी और सुनील राजपूत की अगुवाई में कांग्रेस भवन के बाहर साधु संतों और ढोल नगाड़ों के साथ पक्ष हो या विपक्ष चलो अयोध्या के नारे लगाते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस घटना के चलते कांग्रेस द्वारा भी विरोध करते हुए साधु संतों का सहारा लेते हुए यूथ कांग्रेस प्रमुख हरपाल सिंह चुडासमा और महिला अग्रणियों द्वारा पलटवार करते हुए विरोध किया गया। इस समग्र घटना के चलते कांग्रेस ऑफिस के बाहर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस समग्र मामले को शांत करवाया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में कांग्रेस પોતાનું સ્ટેન્ડ નક્કી કરે। શ્રીમતી સોનિયા ગાંધી વિદેશી નારી છે અને હિન્દુ નથી, તેમને રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સમારોહ બાબતે કોંગ્રેસનું સ્ટેન્ડ લેવા માટે તેઓ વિલંબ કરી રહ્યા છે। પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી જવાહરલાલ નહેરુના સમયમાં બાબરી મસ્જિદમાં રામલલ્લાની પ્રતિમાની સ્થાપના થઈ હતી। પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી રાજીવ ગાંધીએ રામ મંદિરના તાળા ખોલાયા હતા। પૂર્વ કોંગ્રેસના દિગ્ગજો તૈયાર હતા તો હાલના કોંગ્રેસના નેતાઓ આ કાર્યકરો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં જવા કેમ તૈયાર નથી? राम मंदिर ना ताला खोला तेवी बातों करनार कांग्रेस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जवा अंगे मौन केम धारण करी बैठी छे। हिंदू संस्कृति जनोई धारण करनार राहुल गांधी क्यारे जाहिरात करसे के कांग्रेस ना कार्यकर्ताओं और नेताओं प्राण प्रतिष्ठा में हाजरी आपे। कांग्रेस ने हिंदुओं मत लेवा छे, राम मंदिर ना प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेवानी कांग्रेस नी चुपकीदी केम छे? तो कांग्रेस तुष्टिकरणनी राजनीति रमी रही है। तो कांग्रेस तुष्टिकरणनी राजनीति रमी रही है। कांग्रेस हिंदुओनी पण नथी, कांग्रेस मुसलमानोनी पण नथी। राम मंदिर बाबते कांग्रेस केम चूप छे? सीए वखते पण चूप हती। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 22 जान्युआरी 2024 ना रोज थई रह्यु छे। देश अने विदेशना नागरिको आई रह्या छे। भारत सरकारना वडाप्रधान आई रह्या छे। कांग्रेसना विपक्षना समारोहमां हाजर रहेशे के नहीं ते बाबते पोतानुं स्टेन्ड तात्कालिक नक्की करे। कांग्रेसना अग्रणी सोनिया गांधी एक विदेशी नारी छे। तेओ हिंदू धर्ममां नहीं होवाना कारणे भगवान रामनी महिमा बाबते अज्ञानता होई सके। तेओने कदाच खबर नहीं होय कि राम मंदिरनी प्राण प्रतिष्ठा हिंदुओना सौभाग्यनी बात छे। आज जो विरोध करने आया था वो उसका नाम बागड़ी है। कांग्रेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। भाजपा का एक न्यूसेंस कार्यकर्ता है वो। इससे पहले भी 4 तारीख को जब यहाँ पर वो 5 आदमी के साथ घेराव करने के लिए आया था, उसके पास लोग भी नहीं है, तब भी पुलिस ने उसको डिटेन किया, उसके ऊपर FIR की और आज पुलिस ने उसको परमिशन दी है क्योंकि भाजपा ने ऊपर से सूचना दी इनको कि आप परमिशन दो। और पुलिस के साथ जब वो घेराव करने के लिए आज भी उनके पास लोग नहीं थे। बार बार ये जो है ना शांति को खराब करने वाला माहौल जो ये लोग खड़ा कर रहे हैं, हमने आज भी पुलिस को बोला है कि अगर ऐसी घटना अगर अगली बार हुई तो 1000 युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता कमलों का घेराव करेंगे। और हम महात्मा गांधी के पार्टी के लोग हैं, अहिंसा में मानने वाले लोग हैं, लेकिन ये बार बार ऐसी जो घटना हो रही है आने वाले दिन के अंदर ईंट का जवाब पत्थर से देने में हमें कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन ये अगर ना हो तो अच्छा है और ऐसे न्यूसेंस को पुलिस उसके ऊपर FIR करे, ऐसी हमारी मांग नहीं है। गुजरात के अरवली जिले के मोडासा में विश्व हिंदू परिषद द्वारा अक्षत कलश के आगमन पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है, जिसके चलते श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या द्वारा
अक्षत आमंत्रण अभियान अंतर्गत पूरे देश में अक्षत कलश भेजे गए हैं। इस अक्षत कलश के मोडासा पहुंचने पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शहर के राम पार्क स्थित सोमनाथ महादेव मंदिर से अक्षत कलश यात्रा का प्रस्थान किया गया। ये यात्रा शहर के विविध विस्तार में होकर कुम्हारवाड़ा स्थित रामजी मंदिर पर इस यात्रा की पूर्णाहुति हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त जुड़े, जिसके चलते पूरा शहर राममय हो गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आजादी के नायक अमर शहीद क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद के 118वें जयंती समारोह का आयोजन किया गया। यूपी का उन्नाव अमर साहित्यकारों व क्रांतिकारियों की धरा है। अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद ने अपने साहस से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। उनकी जयंती के मौके पर यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, पूर्व डिप्टी सीएम व राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, सांसद अशोक वाजपेयी और महानुभाव उपस्थित रहे। ऐसे मौके पर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। विधायक आशुतोष शुक्ला द्वारा आजाद स्मारक स्थल पर 75 लाख के विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। ऐसे मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर बड़ा पलटवार करते हुए कहा कि पहले न्याय करो और बाद में न्याय यात्रा। यहां डॉक्टर दिनेश शर्मा द्वारा जमकर कांग्रेस पर प्रहार किए गए। बीजेपी का एजेंडा हमेशा से रहा है विकास, और मोदी जी के नेतृत्व में इतना विकास किया गया है कि आज विकास घर घर पहुंचा है और विकसित भारत संकल्प यात्रा घर घर पहुंच रही है। लेकिन राम का नाम से आप अछूते नहीं रह सकते। जनता निश्चित रूप में उसको अपने हाथ से मतदान करके सत्ता से बाहर करेगी। कोई यहाँ पर हिंदू भी सुरक्षित है या मुसलमान भी सुरक्षित है। जब तक मोदी जी हैं, मुस्लिम भी अब कहता है मोदी भाईजान। अभी आपने आज उन्होंने सुविधाएं हैं वो मुसलमान और हिंदू में बांट कर नहीं की जाती। आज जिस प्रकार से आप देख रहे हैं हजार, हाँ ठीक है, जिसको 15,000 20,000 लोग आज पूरे क्षेत्र में अपने शहीदों का स्मरण कर रहे हैं। यह अभूतपूर्व है। भारत बदला है, प्रदेश बदला है। आज केवल चंद्रशेखर आजाद जी ऐसे क्रांतिकारियों को हम स्मरण नहीं करते, बल्कि उन सारे वीर सपूतों का स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना योगदान दिया। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।